नसीन जेफरी एप्स्टीन का मामला जो है वो ट्रंप के लिए सीरियस सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर रहा है। एक पूरा सुनामी इस वक्त अमेरिकन पॉलिटिक्स में आया हुआ है और ये सुनामी अमेरिकन पॉलिटिक्स से निकलकर ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि और भी बहुत सारे मुल्कों के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, उनके नाम भी इसके अंदर आ रहे हैं। और अभी जो ताजा तरीन ईमेल्स सामने आई हैं उसमें जो टॉम बैरक है, जो अमेरिकन एनवॉय है, जो यहां पर हिजबुल्लाह को डिसार्म करने के लिए काम कर रहा है, उसका नाम भी इसके अंदर जब वो आया है। और ट्रंप ने सिचुएशन रूम के अंदर जो है वो मीटिंग की, हंगामी मीटिंग की है। और सिचुएशन रूम वो है जहां पर बैठकर अमेरिका ने जब किसी मुल्क के ऊपर अटैक करना होता है तब वहां पर जब वो मीटिंग होती है, तो वहां पर इस मसले के ऊपर जब मीटिंग की गई है, क्योंकि ये कोई मामूली मसला जब नहीं लग रहा। और इसमें मजीद गल्फ कंट्री जो है उनके हुक्मरानों के नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये एक ग्लोबल इलीट का एक नेक्सस है जिसमें जो है वो असलिया डील्स हो रही हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ मुल्कों में जंगें करवाने वाली शख्सियात तो मौजूद हैं, जिसमें कहीं पर रिजीम चेंजेस ऑपरेशंस करवाए जा रहे हैं, वहीं मुलाकातों में असलिया डील्स है वो हो रही हैं। और दुनिया भर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप देखना, जेफरी एप्स्टीन जो है वो बशार अल-असद को गिराने में उसका किरदार है, अफ्रीका में सिविल वॉर के अंदर जब उसका किरदार है और मोसाद को उसने इन्वॉल्व किया हुआ है। तो यानी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो तमाम शख्सियात यहां पर एक दूसरे से लिंक हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं और साथ ये सारा काम वहां पर कर रही हैं। दरमियान में ट्रंप मौजूद हैं और वो जानते हैं क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जब वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और जेफरी एप्स्टीन जब वो मोसाद के लिए जो है वो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं ताकि ब्लैकमेल किया जा सके अमेरिकन जो पॉलिटिशियंस हैं या बाकी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनको जब वो ब्लैकमेल किया जा सके। तो ये इस तरह का एक बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल का स्कैंडल जब वो बनकर सामने आ रहा है। और चूंकि एप्स्टीन जो है वो इजराइल के लिए काम कर रहा था, तो इसलिए जो मिडिल ईस्ट की नजर जब वो इसके ऊपर है। और क्योंकि देखे ना, बशार अल-असद को गिराने में उसका किरदार है, कल को मजीद पता चले कि सद्दाम हुसैन के खिलाफ, कल को पता चले लिबिया में उसका क्या किरदार था और मोसाद के साथ मिलकर उसने क्या कुछ किया है, तो इसलिए वहां पर नजर। और अगर ट्रंप की इस आगे चलकर इस मामले के ऊपर इंपीचमेंट होती है, क्योंकि बहुत ही अगली ट्रूथ जो है, बहुत ही सेंसिटिव नौयत का सच जो है वो ट्रंप के हवाले से वहां पर सामने आ रहा है, तो इसको हम तफसील में डिस्कस करेंगे। इस वक्त अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक तूफान आया हुआ है। अभी ट्रंप ने जो है वो बिल साइन किया जिसमें जो अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा शटडाउन है उसका खात्मा हुआ है। तो उस वक्त मीडिया ने सारे सवाल जो जेफरी एप्स्टीन के हवाले से किए हैं, बाकी कोई सवाल नहीं हो रहा जेफरी एप्स्टीन के ऊपर। यानी ये अमेरिकन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा इस वक्त का मौजू है और पूरी दुनिया भी इसको देख रही है। और कई मुल्कों में हुकूमतें गिर सकती हैं और इवन मिडिल ईस्ट के अंदर अजीब सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि यहाँ के जो सिटिंग हुक्मरान हैं उनके नाम भी उसमें सामने आ रहे हैं। तो अमेरिका इस चीज में इन्वॉल्व है। लेकिन चाइना क्या कर रहा है? चाइना के हवाले से आज खबर यह है कि चाइना अपना पहला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तीनों न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है। चाइना अपना पहला न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट बना रहा है जिसके साथ उनके पास टोटल 4 हो जाएंगे, जिसमें से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी उनके पास आ जाएगी। तो ये अमेरिकन कैपेबिलिटीज को, अमेरिकन नेवी को चैलेंज करने के हवाले से ये चाइना की एक बहुत बड़ी ताकत का इजहार होगा। इस वक्त सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स अमेरिका के पास हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना के पास हैं। और अगर चाइना ये बना लेता है तो बहुत बड़ी कामयाबी। और अमेरिकन जो नेवी की हेजेमनी है वो भी चैलेंज करने की तरफ चीन जो तेजी के साथ बढ़ रहा है। मार्को रूबियो ने कहा है कि चाइना ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे रैपिड जो मिलिट्री बिल्डअप है वो इस वक्त चाइना कर रहा है ह्यूमन हिस्ट्री का। तो अमेरिका इस हवाले से काफी ज्यादा परेशान है चाइना की तरक्की के हवाले से। और अफ्रीकन यूनियन जो है उसने नाइजीरिया की मुकम्मल सपोर्ट का जब ऐलान किया और ज़ेलेंस्की जो है वो यूरोपियंस को कह रहा है कि उसको मजीद पैसे चाहिए, पैसे खत्म हो रहे हैं और रशियन जो एसेट्स हैं वो उसके हवाले किए जाएं ताकि हम जंग को जारी रख सकें। अच्छा, तो ये तमाम सूरत आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले ईरान के हवाले से टकर कार्लसन ने जो कुछ बातें की है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। टकर कार्लसन ने कहा, मेक नो मिस्टेक, इजराइल वुड नॉट लास्ट 3 days इन अ वॉर बाय इटसेल्फ अगेंस्ट ईरान। अगर इजराइल को अपने तौर पर जंग लड़ना पड़ जाए ईरान के खिलाफ, अगर अमेरिका साथ ना हो, सिर्फ इजराइल को अपने तौर पर जंग लड़ना पड़ जाए ईरान के साथ, ये 3 दिन भी नहीं टिकेगा। ये है वो ताकतवर इजराइल। टकर कार्लसन के मुताबिक ये 3 दिन भी ईरान के सामने नहीं टिकेगा। और अगली बात देखिए, इनफैक्ट प्रोबेबली नॉट इवन 24 आवर्स, शायद ये 24 घंटे भी ईरान के सामने ना टिक सके। अब देखिए ना, वो कह रहे हैं हम एक साथ 2000 मिसाइल फायर करेंगे, तो 2000 मिसाइल के बाद क्या होगा? वो 4000 भी कर सकते हैं। वो कहता है शायद ये 24 घंटे भी ना टिके। यानी बात करने का मकसद ये है कि ईरान इसको क्रश करके रख सकता है। तो ये है असल में इजराइल की पावर। टकर कार्लसन ने कहा कि इजराइल के जो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, जैसे कि तेल अवीव में गुशदन है जहां पर सबसे ज्यादा उनकी पॉपुलेशन मौजूद है, वुड बी टेकन आउट बाय ईरान कन्वेंशनल वेपन्स।
वहां पर ऐसे मिसाइल बरसेंगे कि वो सब मलबे का ढेर बन जाएंगे। और जब ये होगा तो फिर इजरायली गवर्नमेंट जो है वो हो सकता है कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब जब वो गिरा दे। लेकिन इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि एक चेन रिएक्शन जब शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप न्यूक्लियर फायर कर देते हैं तो फिर आप मतलब फिर तो दुनिया किसी दूसरी डायरेक्शन में चली गई ना। तो फिर यह नहीं है कि सिर्फ इजराइल ने न्यूक्लियर फायर किया है, फिर आगे से भी जो कुछ उनके पास है वो भी चला देंगे। और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि पता चले उनके पास भी न्यूक्लियर है, और अगर नहीं भी है तो जो कुछ उनके पास है वो आगे से चला देंगे। तो इससे क्या होगा, यू कैन नॉट रियली प्रिडिक्ट वंस इट बिगेन्स। तो जब आप न्यूक्लियर चला देते हैं तो फिर आगे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आगे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होने जा रहा है। सो hundreds of thousands of its own citizens will be killed। तो आगे से फिर इसका जो रद्द आएगा, लाखों इजरायली जब इसमें मारे जाएंगे। तो इससे टकर कार्लसन की इस बात से क्या एस्टैब्लिश हुआ कि ये न्यूक्लियर, ठीक है इजराइल के पास न्यूक्लियर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये न्यूक्लियर उसको किसी डिफीट से बचा सकता है। अगर वो न्यूक्लियर किसी दिन फायर करेगा तो ये बिल्कुल अपना ये इसका इख्तिताम है, और आज कोलैप्स होगा तो चलो जो भी ये हैं इधर ही रहेंगे, ये जारी सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका मतलब फिर कुछ और होगा। ठीक है ना, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टकर कार्लसन के अल्फाज हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जब वो मारे जाएंगे। ये न्यूक्लियर तो कर रहा है नेतन्याहू। आपको बताया जो साउथ अफ्रीका था, जो वो वाली कॉलोनी थी, उसके पास में न्यूक्लियर था। तो ये न्यूक्लियर किसी कॉलोनी के बचाने की जमानत नहीं होता जब वो वैसे ही कोलैप्स हो रही हो जैसे इजराइल हो रहा है, जिसके लेजिटिमेसी चैलेंज हो गई है, जिसकी सोसाइटी की हालत यह है, जिसके साथ कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, जो ओवरऑल जिसकी बुनियादें हिल रही हैं, जिसका सबसे बड़ा सपोर्टर जो है वो खुद इतने बड़े क्राइसिस का शिकार है। तो इसको न्यूक्लियर भी नहीं बचा सकता, ये भी बात ध्यान में रखें। सो इजराइल कुड नॉट डू इट अलोन, इट नीड्स द यूनाइटेड स्टेट्स। ये अगर टिका हुआ है, अगर ये बचा हुआ तो सिर्फ अमेरिका की वजह से बचा हुआ है। तो वहां पर भरपूर तहरीक जारी है कि इस लायबिलिटी से जब अपनी जान छुड़ाई जाए। वो कह रहे हैं इजराइल हमें क्या देगा, इजराइल तो हमारे बगैर 24 घंटे नहीं चल सकता, इसने हमें क्या देना है। भाई एक मिथ है ना, एक पॉलिसी है ना, इजराइल हमारे लिए जरूरी है। तो वो कह रहे हैं इतना जरूरी नहीं है कि हमारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स भी जाएं और हमारे पॉलिटिशियन जब वो अमेरिका फर्स्ट की बजाय इजराइल फर्स्ट पॉलिसी जारी रखें, और यहां पर हम हाउसिंग और हेल्थ अफोर्ड नहीं कर सकते और वहां पर इजरायली अय्याशी कर रहे हैं, तो ये हम अलाउ नहीं। तो ये इजराइल की पावर भी साथ उन्होंने बयान की है। वेरी इंपॉर्टेंट बात। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल की क्या बात सामने आई है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि 2000 में, सन 2000 में भी जब इजराइल यहां से निकला था तो निगोशिएशंस के जरिए नहीं निकला था, उसको हमने निकाला था। उन्होंने कहा कि 1982 के अंदर इजराइल जो है वो लेबनान के ऊपर हमला कर देता है, और जवाब क्या है कि यहां पर जो फलस्तीनी ग्रुप्स मौजूद हैं लेबनान के अंदर, इनको निकालने के लिए हम यहां पर हमला कर रहे हैं। ये उस वक्त इजराइल का जवाब था। और फिर 1982 में वो आया और सन 2000 तक जो वो वहां पर रहा है, और ये 83-84 में हिजबुल्लाह का जन्म हुआ है। और इजराइल ने वहां पर एक ग्रुप भी कायम किया था जिसे फ्री लेबनीज आर्मी कहा गया या साउथ लेबनान आर्मी कहा गया। और यह ग्रुप बनाने का मकसद यह था कि जो यहां पर प्रॉब्लम है वो लेबनान का इंटरनल है, इजरायली रिजीम के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी जो भी लेबनान के में ये मसला जारी है, ये आपस में लड़ रहे हैं, इनके आपसी मामलात हैं, ये हमारी वजह से कोई केओस और क्राइसिस यहां पर खड़ा नहीं हुआ। जैसे इस वक्त अगर आप देखें तो लेबनान में जो क्राइसिस है, क्या वो हिजबुल्लाह की वजह से है? नहीं, वो इजराइल की वजह से है, क्योंकि इजराइल वहां पर बमबारी कर रहा है, इजराइल आंखों कर रहा है। अगर वो इससे पीछे हट जाए तो फिर तो कोई मसला नहीं है, हिजबुल्लाह तो पहले भी मौजूद थी। तो ये एक अटेम्प्ट थी इस चीज को पोर्ट्रे करने के लिए कि जो लेबनान का मसला है वो इंटरनल है, ये आपस में लड़ रहे हैं, हमारे इसमें कोई ताल्लुक। सन 2000 में इजराइल को हमने निकाला, ह्यूमिलिएट करके इसको बेदखल किया, जबरदस्ती इसको विड्रॉ करने पर हमने मजबूर किया, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है उसने ऐसे अटैक्स किए कि इजराइल जब वो यहां से मजबूर हुआ तो निगोशिएशंस के जरिए नहीं निकला था इजराइल। अब भी ये ना निगोशिएशन के जरिए कोई मसला हल होगा, ना ये यहां से निकलेगा। तो हिजबुल्लाह अपनी अप्रोच के हवाले से कि इजराइल से डील कैसे करना है, इसको जवाब कैसे देना है, इसके साथ मामलात कैसे तय करने हैं, और अपनी आइडियोलॉजी के हवाले से, अपनी स्ट्रेटजी के हवाले से बहुत क्लियर है। लेबनान का सदर और वजीर आजम जिसके ऊपर वो अमेरिका के हाथों में खेल रहे हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए, किसी की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल तो वो अमेरिका की कठपुतली बने हुए हैं और वो उल्टा हिजबुल्लाह को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस अपनी अप्रोच में बहुत क्लियर है कि इजराइल से मुज़ाकरात किसी काम नहीं आएंगे। इजराइल को निकालने का तरीका एक ही है, इजराइल को सबक सिखाने का तरीका एक ही है, वो रेजिस्टेंस है। कोई गारंटी, कोई निगोशिएशन काम नहीं आएंगे। तो इसलिए ये लेबनान गवर्नमेंट जो भी कर रही है, ये इसके कोई काम नहीं आएगा। हिजबुल्लाह बिल्कुल डिसाम नहीं होगी। हिजबुल्लाह देखिए कई दहाइयां गुजर चुकी हैं और बहुत उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो एक लेबनान का एक सदर आकर जब वो एक साइन से
उस रेजिस्टेंस को जो जिसने लेबनान को आजाद करवाया है डिसार्म नहीं कर सकता है। तो लेबनान के सदर और वजीर आजम की यह पॉलिसी खुद लेबनान को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है ना, इसलिए उनको जब इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। लेकिन बहरहाल एक अरब मुल्क जो है वो भी चाहते हैं कि हिजबुल्लाह डिसार्म हो जाए, तो ये एक मसला चल रहा है वहां पर। अच्छा, अब आप देखिए जो एप्स्टीन का मामला है वो दोबारा मतलब सफे अव्वल का मसला अमेरिका में बन गया, और ये एक ऐसा स्कैंडल है जो इस तरह से आगे बढ़ रहा है कि ये ट्रंप की इंपीचमेंट कर सकता है। बहुत बड़ा वाकया, यानी इससे जाहिर है कि आलमी सतह पर भी भूचाल आ जाएगा। ट्रंप आए हैं तो आलमी सतह पर भूचाल आया है, जाएंगे तो भी भूचाल आएगा, सब चीजें हिल जाएंगी। क्योंकि इस वक्त रशिया तो नहीं चाहता कि ट्रंप जाए, क्योंकि रशिया के नैरेटिव को ट्रंप ने सपोर्ट किया है, भाई ठीक है ये यूक्रेन जो है वो नेटो इन्होंने जंग छेड़ी है, तो रशिया नहीं चाहता कि ट्रंप जाए, तो इसलिए एक आलमी सतह के ऊपर भूचाल आएगा। यूरोप चाहता है कि ट्रंप जाए, क्योंकि यूक्रेन की जंग में उनकी सपोर्ट जब वो अमेरिका ने खत्म कर दी है, और मिडिल ईस्ट में तो ट्रंप जाहिर है सबसे बड़ा सपोर्टर है इजराइल का। तो ट्रंप ने सिचुएशन रूम में एफबीआई चीफ को और अटॉर्नी जनरल को और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बुलाकर वहां पर मीटिंग की, यानी जो सबसे सिक्योर रूम है जहां पर बैठकर मुल्कों पर हमले के हवाले से और नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग्स होती हैं। यानी कुछ ऐसा है कि जिससे ट्रंप बहुत ज्यादा, यानी ओवल ऑफिस में मीटिंग नहीं की, सिचुएशन रूम में जाकर मीटिंग की है कि कोई यहां से एक बात भी बाहर ना जाए। यानी इतना सेंसिटिव मामला है कि ट्रंप की कुर्सी से जा सकती है। अब मिसाल के तौर पर आप जरा खबरें देखिए, CNN एक्सक्लूसिव, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन होल्ड्स सिचुएशन रूम मीटिंग over House effort to force release of all DOJ Epstein files। अब उधर से प्रेशर आ रहा है कि तमाम फाइल जब रिलीज कर दी हैं। ईरानी मीडिया, ट्रंप प्रेसेस हाउस रिपब्लिकन्स टू स्टॉप वोट ऑन एप्स्टीन फाइल रिलीज। तो ट्रंप जो है वो अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि इस चीज को यकीनी बनाओ कि ये वोट जो होने जा रहा है इसको किसी तरीके से रोका जाए या नाकाम बनाया जाए। द न्यूयॉर्क टाइम, ट्रंप रैम्प्स अप प्रेशर ऑन GOP टू थ्वार्ट एप्स्टीन वोट। CNN, Trump is getting pulled deeper and deeper into Epstein drama। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक स्कैंडल होता है, वो आया वो खत्म हो गया, नहीं यहां पर स्कैंडल में एडिशन हो रही है, हर महीने बाद 15 दिन बाद उसमें कुछ और आ रहा है। तो ट्रंप इस एप्स्टीन ड्रामा में ड्रैग हो रहा है, एक दलदल में वो फंसता चला जा रहा है। एविडेंस पाइल अप हो रहे हैं, एविडेंस जमा होते चले जा रहे हैं, और आज जो एविडेंस आए हैं पिछले 24 घंटों में वो तो बहुत ही ज्यादा है। द टाइम, बर्तानिया का जो मैगजीन है, उसने क्या लिखा है, President Trump and his top officials spent scrambling to defend him against damaging emails। पूरा जोर लगा रहे हैं कि ट्रंप की शोहरत को, रिप्यूट को और इस सारे मामले से कैसे बचाया जाए। ट्रंप इंतजामिया का सबसे बड़ा फोकस इस वक्त ये बना हुआ है, और हाउस एफर्ट्स ये हैं कि एडिशनल फाइल जब वो एप्स्टीन प्रोसिक्यूशन की रिलीज। देखें इसमें इंपॉर्टेंट बात बताया क्या है, यानी एक तो यह है कि उसमें कम उम्र बच्चियां जो हैं उनके साथ ज्यादती की गई, और वो एप्स्टीन जो है वो इस हवाले से कन्विक्टेड हो चुका है, यानी वो एक ऐसा शख्स है जिस पर ये इल्जाम साबित हो चुका है। तो जो भी उसके साथ जुड़ेगा, यानी वो बात फिर दरमियान में नहीं है, उस पर वो बात एस्टैब्लिश हो जाती है, क्योंकि एक कन्विक्टेड के साथ उसका ताल्लुक साबित हो रहा है। अच्छा, लेकिन इसके साथ अगली बात क्या है, एक तो आप देखें ना कि वो दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट्स में भी उसका हाथ है, खाना जंगी में, असलहा डील्स के अंदर, और इसके साथ इसमें प्रॉपर मर्डर्स की चेन हो सकती है, क्योंकि वो सारे लोग हैं ना, वो वहीं पर बैठ रहे हैं, एप्स्टीन उनमें डील्स करवा रहा है, ठीक है ना, कहीं असला डील्स करवा रहा है, कहीं तख्ते लटने की, कहीं असैसिनेशंस की। और खुद एप्स्टीन के जो विक्टिम्स हैं, मिसाल के तौर पे एक खातून थी जिसका ताल्लुक बताया जा सकता है, और उसका भी मर्डर हुआ और मिस्टीरियस हालात में हुआ। खुद जो एप्स्टीन है इसका जेल के अंदर कहा जाता है कि खुदकुशी उसने की, सब ये आइसोलेशन में था, और हाई सिक्योरिटी प्रिजन जिसमें 24 घंटे कैमरे में नजर है, वहां पर उसने कैसे खुदकुशी कर ली। और जो उसने खुदकुशी की है वो फुटेज गायब है, वो 1 मिनट में जब वो खुदकुशी दिखाया गया है, ठीक है ना, तो वो 1 मिनट फुटेज गायब है, तो वो इसलिए कहा जाता है कि उसका भी मर्डर हुआ है। तो इसमें पूरी मर्डर्स की भी चेन है। तो ये मामला यानी इतना सादा नहीं है, वो एक तो ग्लोबल लीडर्स के नाम आ रहे हैं, फिर तख्ते उल्टे गए, दंगे करवाई गई, सिविल वॉर छड़ी गई, मुसाद ने पता नहीं क्या क्या कुछ किया, कितने लोगों को मारा गया है। तो ये तो बहुत सारा कच्चा चिट्ठा जो वो खुलेगा। तो अब ये आप देखें ईमेल्स, आप देखें क्या जेफरी एप्स्टीन ने एक ईमेल में लिखा अपने एक दोस्त को, एक कॉमन फ्रेंड को, कि मैं बहुत सारे बुरे लोगों से मिला हूं, नन एज बैड एज ट्रंप। कोई भी ऐसा शख्स मुझे नहीं मिला जो ट्रंप जितना बुरा हो, ट्रंप से ज्यादा बैड बुरा कोई भी नहीं जिससे मैं मिला हूं। रिकॉल आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था कि आई हैव मेट सम वेरी बैड पीपल, नन एज बैड एज ट्रंप, नो वन डिसेंट सेल। कहता है इसकी बॉडी में एक डिसेंट सेल भी नहीं है, ये इतना बुरा शख्स है इन हिज बॉडी। सो यस डेंजरस, ये शख्स बहुत ही खतरनाक है। ये आज जो अभी उसकी ईमेल लीक हुई है उसमें ये डाटा आया। आप मतलब इससे आगे और क्या हो सकता है। सो न्यूयॉर्क टाइम, आफ्टर ट्रंप स्प्लिट
एप्स्टीन सेड ही कुड टेक हिम डाउन। न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है। देखिए सबसे ऊपर ये मामला चला गया, दोनों का झगड़ा हुआ, तो उसके बाद एप्स्टीन ने ट्रंप को कहा कि आई कैन टेक यू डाउन, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ ऐसे एविडेंसेस है कि मैं, तो देखे ना उसका मर्डर हुआ है और वो इधर ट्रंप को ये धमकियां लगा रहा है। और मर्डर कब हुआ है? ट्रंप के टेन्योर में हुआ है, ट्रंप की हुकूमत के दरमियान पिछली में उसका मर्डर हुआ है। यानी कहा जाता है कि सुसाइड हुई है लेकिन एलिजेडली मर्डर। तो ये आज का डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं कि एप्स्टीन ने धमकी लगाई ट्रंप को कि आई कैन टेक यू डाउन। डेली मेल ने लिखा है आज, एप्स्टीन क्लेम्ड ही हैड फोटोज ऑफ डर्टी डोनाल्ड। डर्टी डोनाल्ड की फोटोज हैं विद बिकिनी क्लैड गर्ल्स इन हिज किचन इन ईमेल्स रिलीज्ड बाय रिपब्लिकन्स। खवातीन के साथ बैड डर्टी पिक्चर्स उसके पास हैं डोनाल्ड ट्रंप की। फिर आज की ईमेल्स में जो नया डाटा आया है कि ट्रंप को 30 मिलियन का बकायदा लोन मिला एक कसिनो से, और वो एप्स्टीन की वजह से मिला। अब आप देखिए इसमें पैसा भी इन्वॉल्व हो गया, इसमें कम उम्र लड़कियों के साथ ज्यादती हुई वो भी इन्वॉल्व हो गया, आगे पता नहीं क्या क्या कुछ जो है उसमें, और वो सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो दुनिया भर में जंगें करवा रहे हैं। और सबसे पीछे क्या है? मोसाद जो ये सारा कुछ करवा रही है। और अब जरा देखिए ये जो टॉम बैरक है जो यूएस इन्वॉय है टर्की के लिए और सीरिया में इन्वॉल्व है और हिजबुल्लाह के डिसआर्मामेंट में इन्वॉल्व है, जिसने अभी स्टेटमेंट जारी किया है कि अब से अल-शरा जब हिजबुल्लाह और हमास और ईरान से लड़ने में हमारी मदद करेगा। टॉम बैरक जो है इसने $107 मिलियन ट्रंप के लिए फंड रेज की और फिर इसको वहां पर लगाया गया। बहुत बड़ा ये ज़ायनिस्ट है। और इसके हवाले से जो ईमेल सामने आई है 2016 की लीक हुई है, जो आज डाटा आया है उसमें जेफरी एप्स्टीन ने इसको कहा सेंड फोटोज ऑफ यू एंड चाइल्ड मेक मी स्माइल। पीडोफाइल यानी कि, ठीक है ना, अपनी और साथ उसकी जो फोटो भेजो एंड मेक मी स्माइल, तो ये भी उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना, इसका भी डाटा उसमें आ गया है। ये सारे ज़ानिस्ट हैं। यानी देखे ना इजराइल के लिए एप्स्टीन क्या कर रहा था? ब्लैकमेलिंग वीडियोस, ब्लैकमेलिंग एविडेंस, और फिर डील्स करवा रहा था, कनेक्ट करवा रहा था। जैसे रशियंस की डील करवाने की कोशिश की लेकिन रशिया जो है वो बशार अल-असद से पीछे नहीं हटे। फिर एक ईमेल सामने आई है जिसमें क्लाइमेट चेंज का एक इवेंट हो रहा था जिसमें वर्ल्ड लीडर्स आ रहे थे और बहुत सारे और लोग, जिसमें गल्फ लीडर्स भी शामिल थे। तो जेफरी एप्स्टीन ने उनको कहा प्रपोजेस गर्ल्स, खवातीन, उनको सारा ऑफर किया, जिसमें फॉर्मर सीए डायरेक्टर जो बाइडेन के टाइम में है विलियम बर्न्स वो शामिल है, और फॉर्मर नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर जब वो शामिल है, और इसके अंदर जब वो, और इसमें फॉर्मर जो मंगोलियन प्रेसिडेंट है वो शामिल है, और इधर जो है वो गल्फ लीडर्स इसके अंदर शामिल है जिनको वो ऑफर जब वो कर रहा है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा स्केल है इस मामले का। और जेफरी काम किसके लिए कर रहा है? इजराइल के लिए। मतलब वो वर्ल्ड लीडर्स के साथ भी ताल्लुकात हैं, उनको बुला रहा है, उनसे ज्यादा इजराइल की डील्स करवा रहा होगा। अच्छा, फिर एक गल्फ लीडर ने जेफरी एप्स्टीन को कहा कि मैं तुम्हें स्मार्ट शूज भेजना चाहता हूं, ठीक है ना। स्मार्ट शूज इसलिए भेजना चाहता हूं कि इससे तुम जो किड्स हैं, क्योंकि कम उम्र जो बच्चे हैं उनके साथ ये सारा मामला हुआ है, तो किड्स को कैसे तुम ट्रैक कर सकते हो उनके पांव में ऐसे शूज डालकर। तो उसके जवाब में एप्स्टीन ने कहा कि वेरी ग्रेट आइडिया। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, वो थॉमस मैसी जिसको ये इजरायली लॉबी डीसीड करवाना चाहती है और ट्रंप इसको पसंद नहीं करता और है वो रिपब्लिकन, थॉमस मैसी, वो इस वक्त उसकी एफर्ट से ये वोट होने जा रहा है। एप्स्टीन फाइल पिटीशन लेड बाय थॉमस मैसी गेट्स लास्ट सिग्नेचर नीडेड टू फोर्स हाउस वोट। तो थॉमस मैसी वो हैं जो ये सारा कुछ, जिनकी एफर्ट से ये सारा मामला उस तरफ जा रहा है कि वोट होने जा रहा है। अगर वोट कामयाब हो गया तो सारी लीक हो जाएंगी, सारी यानी कि रिलीज कर दी जाएंगी। लेकिन जितना डाटा आ गया है पिछले 24 घंटों में वो भी बहुत ही बड़ा डाटा है। और आज ये साबित हो गया कि ये मामला दबने वाला नहीं है। इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कहा, फॉर्मर ने, कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो ट्रैप है इजरायलियों से, और जेफरी एप्स्टीन जो है ये इनका टूल था इजरायलियों का अमेरिकन को ट्रैप करने के हवाले से। और ट्रंप भी ब्लैकमेल हो रहा है इजरायलियों से, नेतन्याहू से। तो पता नहीं एप्स्टीन ने ट्रंप की और बाकियों की क्या क्या वीडियोस जब वो बनाकर इजराइल के हवाले की हुई हैं। सो अफ्रीकन यूनियन की स्टेटमेंट आई है कि नाइजीरिया में कोई ऐसा नहीं हो रहा जो ट्रंप ने क्लेम किया है। तो अफ्रीकन यूनियन ने बिल्कुल उसको रिजेक्ट किया है जो ट्रंप का जो इल्जाम है। अच्छा, आपको पता है जब ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट्स हैं वो ऐसे अंदरूनी मसाइल में घिर जाते हैं तो वो फिर बैरूनी जंगें छेड़ देते तक तो वजह उधर चली जाए। जैसे बिल क्लिंटन है, उस वक्त जब स्कैंडल आया तो उसने इराक के ऊपर चढ़ाई कर दी, ठीक है ना, जो बाद में फुल स्केल इन्वेजन की तरफ मामला गया। ये बिल क्लिंटन का बोया हुआ बीज था। तो इसलिए ट्रंप भी वही तरीका अपना सकता है, वेनेजुएला की जंग आगे पीछे, ईरान पर हमला, ऐसा भी कुछ कर सकता है। अच्छा, अब जनाब अली चाइना तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज जो बड़ी खबर आ रही है, चाइनाज नेक्स्ट कैरियर विल बी न्यूक्लियर, ठीक है ना, जो जहां पर शिप यार्ड है वहां से आज जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई है कि चाइना चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है।
जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होगा। पहले 3 जो है वो कन्वेंशनल पावर्ड है, ये न्यूक्लियर पावर्ड होगा, जिसकी अनलिमिटेड रेंज इससे चाइना को हासिल हो जाएगी, पावर जनरेशन ज्यादा हो जाएगी, एंड ब्रिंग चाइना क्लोजर टू द अमेरिकन मैरीटाइम कैपेबिलिटीज। तो चाइना इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, और अमेरिका उधर उलझा हुआ है। और ज़ेलेंस्की ये कह रहा है कि हम यूरोपीय यूनियन और इत्तेहादियों को कह रहे हैं कि वो अपने इख्तलाफात खत्म करें और रशिया के जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो हमारे हवाले किए जाए। तो ज़ेलेंस्की कोई कसर नहीं छोड़ रहा आलमी जंग छेड़ने के लिए। जैसे ट्रम्प ने इसको कहा था कि यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3, तो वो क्यों कहा था कि जंग जारी रहेगी तो आगे आलमी जंग के खतरात हैं, मतलब रशिया का पैसा रशिया पर इस्तेमाल होगा। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय जरूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।